हेलो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल काइनेटिक्स से 4 वीडियोस पढ़ लिए हैं ना। फर्स्ट वीडियो में हमने जो वेग था, वेग कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, वो वाला वीडियो पढ़ा था। कौन सा था अपना? एक तो था अपना औसत वेग, दूसरा था अपना ताक्षणिक वेग, तीसरा था अपना प्रारंभिक वेग। ठीक है। सेकंड वीडियो में फिर अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने का तरीका और वेग नियतांक की इकाई, विभिन्न प्रकार की कोटियों के लिए वेग नियतांक की इकाई। ठीक है। तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, 7 कारक थे, उसके बारे में पढ़ा था। और फिर चौथे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अणुसंख्यता और कोटि क्या होती है और अणुसंख्यता और कोटि में अंतर क्या होते हैं। ठीक है। आज 5वें वीडियो में अपन पढ़ेंगे छद्म एकाण्विक अभिक्रिया क्या होती है और कोटि से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। छद्म एकाण्विक अभिक्रिया, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोटि और अणुसंख्यता में अंतर होता है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें कोटि और अणुसंख्यता में अंतर हो, वो क्या कहलाती है? छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। अपने बुक के हिसाब से इसको अपन डिफाइन करेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो होती है 2 और अणुसंख्यता ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता तो 2 हो परंतु कोटि 1 हो, उसे अपन बोलते हैं छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। किसे कहते हैं छद्म एकाण्विक अभिक्रिया? ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता तो 2 हो परंतु कोटि 1 हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। जैसे अपने पास में क्या है, ये है CH3COO C2H5। ठीक है। इसे अपन बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल एसीटेट। सामान्य बोलचाल में इसको अपन बोलते हैं एस्टर। ठीक है। इसमें फलों के जैसी गंध होती है। इसका अपन करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। ठीक है। तो क्या बन जाता है आपके पास? एक बनता है एसिटिक एसिड और एक बनता है C2H5OH। बात ठीक है। तो क्या होता है, ये कोई भी एंजाइम हो सकता है या कोई भी एसिडिक मीडियम हो सकता है, उसमें अपन रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। तो हमें देखो साफ साफ मालूम चल रहा है कि जो ये अभिक्रिया है ना, इसकी अणुसंख्यता कितनी है? 2 दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। भाई अणुसंख्यता में बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई रिएक्शन दिखाई दे रही है, उस रिएक्शन में अभिकारक अणुओं को काउंट कर लीजिए। अभिकारक अणु अगर 1 दिख रहा है तो अणुसंख्यता 1 हो जाएगी, अभिकारक अणु 2 दिख रहे हैं तो अणुसंख्यता 2 हो जाएगी, अगर अभिकारक अणु 3 दिख रहे हैं तो अणुसंख्यता 3 हो जाएगी। बात सही ना? तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो अभिकारक अणु है 2 भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात ठीक है। लेकिन अगर अपन इसकी कोटि की बात करें ना, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1। क्यों? अगर अपन इस अभिक्रिया का वेग नियम बनाएं तो वो होता है R=K और यह केवल और केवल, ठीक है ना, एस्टर की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, पानी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हमें पता है जो कोटि निकालते हैं वो कोटि क्या होती है? वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, यानी 1 + 0 कितना आ जाएगा? 1। कोटि 1 है। अब प्रश्न ये आता है कि साहब ऐसा क्यों कि इसने पानी की कंसंट्रेशन पर निर्भर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पानी होता है वो अत्यंत दुर्बल विद्युत अपघटय होता है। हमने पढ़ रखा है कि जो जल होता है वो बहुत ही दुर्बल विद्युत अपघटय होता है, उसकी सांद्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। बात सही है। और कोटि वो होती है, कोटि उस अणु पर निर्भर करती है, उस अभिकारक अणु की सांद्रता पे निर्भर करती है जिसकी की सांद्रता में परिवर्तन होता हो। उस अभिकारक अणु की संख्या पे निर्भर करती है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। जल यहाँ पर क्या है? दुर्बल विद्युत अपघटय है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल एस्टर के जो अणु है उसके केवल जो सांद्रता है उसकी केवल 1 घात पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होती है? 1 होती है। बात सही है। तो जिस भी रिएक्शन में पानी आ जाता है ना, वो सभी रिएक्शन कौन सी हो जाती हैं? छद्म एकाण्विक अभिक्रिया हो जाती हैं। ठीक है। या फिर दूसरा कारण क्या होता है कि अपन कोई भी जो पदार्थ लेते हैं वो जल के आधिक्य में घोलते हैं। किस में घोलते हैं? जल के
आधिक्य में बोलते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, कोई और एग्जाम्पल, अपन जनरल एक एग्जाम्पल पढ़ें, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। जैसे और देखिए, ये तो एस्टर का जल अपघटन था, इसमें अनुसंख्यता 2 थी, कोटि 1, इसलिए क्या कहलाई आपकी छद्म आणविक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, C12H22O11 प्लस पानी है, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या था आपका, फ्रक्टोज था, ठीक है ना। ये क्या था आपका, नहीं, ये था आपका सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज। यहाँ पे क्या बन गया आपका, एक बन गया ग्लूकोज, दूसरा क्या बन गया, फ्रक्टोज, ठीक है भाई। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र समान होता है, लेकिन ये क्रियात्मक समूह अलग होते हैं। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। ये अपन जब अपन जैव अणु पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन की अणुसंख्यता 2 है, लेकिन कोटि कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा क्या है कि अपन पानी को आधिक्य में भी लेते हैं, बात ठीक है। अब देखो जैसे कोई भी एक रिएक्शन हो, मैं आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक रिएक्शन है A+B इक्वल्स में C+D, ठीक है। इसकी अणुसंख्यता 2 होगी, क्योंकि इसमें अभिकारक अणु कितने ले रहे हैं अपन, 2 ले रहे हैं। लेकिन अगर अपन ने इसमें B को आधिक्य में ले लिया, समझना, अगर अपन ने इसमें इस रिएक्शन में B को ले लिया आधिक्य में, ज़्यादा मात्रा में ले लिया, और एक को अपन ने कम मात्रा में लिया है, तो जो उसका वेग नियम बनेगा वो केवल A पर ही निर्भर करेगा। आ गई बात समझ में। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बंदे, एक राम है एक श्याम है। राम के पास केवल 1 रुपया है और श्याम के पास 1 लाख रुपया है। अगर श्याम से 1 रुपया ले लिया जाए तो उसके रूपों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास 99,999 रुपये बचेंगे, जो लगभग लाख रुपए के ही है। लेकिन अगर अपन राम से 1 रुपये में से अगर 58 या 54 भी कुछ ले लेते हैं तो उसके रुपये में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब वही है, अगर एक बहुत ज़्यादा सांद्रता में है, एक बहुत कम सांद्रता में है, तो जो कम वाला है ना उसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज होगा, जो आधिक्य मात्रा में है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन में 2 या 3 अभिकारक अणु ले रखे हैं और उसमें से अगर किसी एक को आधिक्य में ले रखा है ना, तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो अभिक्रिया की कोटि जो है उस पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि दूसरे अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यहाँ पर इस अभिक्रिया की कोटि 1 कहलाएगी, क्योंकि ये तो अपने क्या है, आधिक्य में है। बात सही है ना। तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 होती है लेकिन कोटि 1 होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, छद्म आणविक अभिक्रिया कहते हैं। बात सही है ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। कोटि से संबंधित अपन एकदम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे प्रॉब्लम दे रखा आपको कि कोटि ज्ञात करें, ठीक है। आपको निम्न अवधि की कोटि ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है, रिएक्शंस दे रखी हैं, वेग नियम दे रखे हैं, ठीक है। आपको दे रखा है A+B इक्वल्स में C+D ऐसा दे रखा है, और इसका वेग नियम दे रखा है आपको R के A की सांद्रता 1, B की सांद्रता 2, ठीक है। B दे रखा आपको A+B इक्वल्स में C+D। इसके लिए वेग नियम दे रखा आपको K A की घात 0, B की घात 1/2, ठीक है। C दे रखा आपको X+Y इक्वल्स में क्या है, आपके पास उत्पाद है, ठीक है। इसके लिए आपको वेग नियम दे रखा है, ठीक है ना। A की घात आपकी 3 है और B की घात आपकी -1 है, ठीक है भाई। ऐसे आपको क्या है, कोई 3 आपको रिएक्शंस दे रखी हैं और आपको उनका वेग नियम दे रखा है। देखो मैं आपको फिर बता दूं, हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि देखते ज्ञात नहीं कर सकते, हम केवल उसके वेग नियम को देख के ही पता कर सकते हैं कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बात ठीक है। तो भाई इसका वेग नियम ये है ना, तो हमें तो पता है कोटि कैसे निकालते हैं। किसे कहते हैं कोटि, किसी भी रासायनिक प्रायोगिक रूप से निर्धारित किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम तो क्या करेंगे, हमें इस अभिक्रिया की कोटि याद करनी है। तो भैया वेग नियम में देख लो, जो अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता के घातों का योग कर दो, कितनी आ जाएगी, इसकी कोटि 3 आ जाएगी। हमें इसकी कोटि निकालनी है, तो इसकी कोटि कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अभिकारक अणु जो उसकी सांद्रता की घात 0 है, प्लस का 1/2 है, यानी इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। हमें इसकी कोटि निकालनी है, तो देखें ये कितना है, 3 प्लस माइनस का 1 कितनी आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि 2, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल है, हम किसी अभिक्रिया की कोटि किसको देख के ज्ञात कर सकते हैं,
उसके वेग नियम को देख के ज्ञात कर सकते, ठीक है ना। और वेग नियम आपको दिया जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको वेग नियम दिया जाता है, तभी तो अपन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरे एक और न्यूमेरिकल होता है जिसमें अपन वेग के बारे में पता करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, आपको एक रिएक्शन गिवन है, प्रॉब्लम है, ठीक है। अभिक्रिया A + B इक्वल्स में क्या है, उत्पाद में, ठीक है, यदि A की सांद्रता 2 गुनी तथा B की सांद्रता 1/4 कर दी जाए, 1/4 कर दी जाए, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यदि वेग नियम R = K A1 B2 है, ठीक है भाई, ये दे रखा है। यानी भाई अगर अपने को किसी अभिक्रिया के वेग का पता करना तो हमें उसके लिए भी कोटि पता होना चाहिए, बात ठीक है ना। तो देखो हमें एक रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन की कोटि ये है, बात सही है। तो देखो सबसे पहले अपन R1 निकालते हैं। R1, मैं इसको R1 कह दूं तो K तो कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया A की सांद्रता की घात 1 और B की सांद्रता की घात 2, समीकरण नंबर 1। अब की बार ये क्या बोल रहा है कि A की सांद्रता कितनी कर, A की कंसंट्रेशन कितनी कर दी गई, 2 गुनी यानी 2A, और B की कंसंट्रेशन कितनी कर दी गई है, 1/4 यानी B/4। बात सही है ना, ठीक है। तो अब अपने को इसको सॉल्व कर लें अपन, तो क्या आ जाएगा, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, R2 = K, 2 को अपन बाहर निकालेंगे, ये A हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं सिर्फ B को ही रखूँगा यहाँ पर, इंटू 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा ना, बात ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा 8 बार, तो R2 = कितना आ जाएगा, 1/8 इंटू K A और ये B का स्क्वायर, बात ठीक है कि नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से तो आप देखें जो ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है, R1, तो R2 = क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू R1, यानी R2 जो है प्रारंभिक वेग का कितना हो जाएगा, 1/8। बात सही है ना। तो प्रारंभिक जो अंतिम जो वेग होगा वो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। कोई रिएक्शन देंगे, बोलेंगे A की सांद्रता आधी कर दी, B की 2 गुनी कर दी, A की सांद्रता 2 गुनी कर दी, B की 1/3 कर दी, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। इसके लिए आपको सबसे पहले वेग नियम बनाना पड़ता है, वो आपको देंगे। वेग नियम दे दिया, तो वेग नियम से अपन ने R1 देखा तो ये है। अब क्या है, अब अपने को ना वेग नियम दोबारा बनाना है। वेग नियम तो खैर ये है ही, लेकिन अब जो चेंज कह रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग हम एक और समीकरण बनानी पड़ेगी। तो वो बोल रहा है कि A की कंसंट्रेशन तो कर दी गई दुगनी, तो मैं A को क्या लिखूंगा, 2A, और B की कंसंट्रेशन को कर दी गई है 1/4 यानी B/4 हो जाएगा। बात से ना, B/4 हो जाएगा, बाकी = K तो है ही। अब क्या करना है, 2 को बाहर निकाल दो, और 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, ये 2 से 16 कट गया, 8 आ गया। 1/8 को मैंने शुरू में लिख दिया, ये K ऐसा कैसा, ये A ऐसा कैसा, और ये B का स्क्वायर भी ऐसा कैसा। ये चीज़ क्या है, ये R1 है, तो इसको हटा के मैं R1 लिख दूंगा, यानी जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग का कितना हो गया है, 1/8 हो गया है। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे भी हम कोटि ज्ञात करते हैं, और ऐसे अपने को कोटि की हेल्प से अपन अभिक्रिया का अंतिम वेग भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के तरीके पर अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। दूसरा अपन ने वेग नियम अगर आपको दे रखा है तो कोटि अपन ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा अगर कोटि अपने को पता है किसी भी क्रिया की, तो अगर सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो जो अंतिम वेग, फाइनल वेग क्या होगा, अपन वो भी ज्ञात कर सकते हैं। बात ठीक है कि नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में अपन को इतना ही पढ़ना था, अणुसंख्यता क्या होती है और कोटि से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल, ठीक है। ये हमारा 5वां वीडियो था। 6ठे वीडियो के अंदर में अपन पढ़ेंगे, अब कोटि स्टार्ट करेंगे। पहले शून्य कोटि आएगी, फिर प्रथम कोटि आएगी, ठीक है ना। उनके डेरिवेशंस पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।